Hello students. So we are back again and we are starting with our second chapter, systematic of living organisms. Okay. So first of all, the definition, what is living organism? Living organism होता क्या है? Those organisms which perform all the living activities, life processes are living organism. यानी वो organism जो life processes को carry out करते हैं वो होते हैं living organisms. सो व्हाट दिस चैप्टर इज अबाउट, ये चैप्टर में क्या है, हमें क्या पढ़ना है. देखिए एक बेसिक एग्जांपल लेता हूं. सपोज कीजिए आप लाइब्रेरी जा रहे हो, ठीक है, यू वांट सम बुक्स. ओके, वहां पे लाइब्रेरी में सारी बुक्स मैसअप हो गई हैं, सारी बुक्स एक साथ मिक्स हो चुकी हैं. अब सपोज कीजिए आपको साइंस की बुक चाहिए, तो आप बताइए मुझे कि वो बुक ढूंढने में आपको डिफिकल्टी फील होगी, राइट? यानी वो बुक्स मिलेंगी नहीं आपको. सो हम क्या करते हैं, सारी बुक्स को सब्जेक्ट वाइज, क्लास वाइज एंड लैंग्वेज वाइज कैटेगराइज करके, क्लासिफाई करके, सब अलग अलग सेक्शन में सेपरेट करके रख देते हैं, राइट? तो उसे ढूंढना भी आसान होता है. सो इसी तरह हमारे वर्ल्ड में यानी हमारे अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो या बिग लिविंग या लार्ज लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो, सारे ऑर्गेनिजम्स को हमने किसी न किसी तरह से क्लासिफाई किया है बेस्ड ऑन देयर वेरियस एक्टिविटीज, like their habits, their reproductive pattern, right, their food and various things. So हमने इसी तरह बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को उनके डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशंस के अकॉर्डिंग हमने सेपरेट कर दिया है. तो आज हम उस बारे में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, राइट? सो हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म का डेफिनेशन देख लिया, राइट? अब आगे देखिए, जनरली अर्थ पे ह्यूज वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की प्रेजेंस है, ठीक है? जानते हैं आप सभी लोग, इंसेक्ट्स हैं, मॉस्किटोस हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो स्मॉल एनिमल्स हैं, कैट, डॉग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. फिर उसके बाद आएंगे तो मैमल्स हैं, मैमल्स में हम ह्यूमंस हैं, फिर हायर एनिमल्स हैं, फिशेस है, डॉल्फिन्स, पेंगुइन्स एक्सेट्रा, राइट? तो ये सारे ह्यूज वेराइटी ऑफ स्पीशीज या ऑर्गेनिजम्स कहिए, ये हमारे अर्थ पे प्रेजेंट है, राइट? नेक्स्ट देखिए, टू अंडरस्टैंड दिस वी यूज सिस्टमैटिक्स एंड क्लासिफिकेशन कंसेप्ट. यानी हम इनके कैटेगराइजेशन यानी क्लासिफिकेशन को अंडरस्टैंड यानी पढ़ने के लिए यानी समझने के लिए हम सिस्टमैटिक्स का यूज करते हैं, राइट? आगे देखिए, सबसे पहले व्हाट इज सिस्टमैटिक्स? Systematics is a study of kind and diversity of organisms and major comparative and evolutionary relationships. ठीक है, यानी सिस्टमैटिक्स क्या क्या कहती है? ये वेराइटी यानी डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स के बारे में कहती है, उनके एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स के बारे में. यानी हम कैसे उनके एवोल्यूशन के अकॉर्डिंग उन्हें हम क्लासिफाई कर रहे हैं, उनकी डाइवर्सिटी को कैसे क्लासिफाई कर रहे हैं. इवोल्यूशनरी क्या होता है? इवोल्यूशनरी वो चीज होती है जो उनके प्रीवियस जनरेशन से उन्हें आगे मिला है, ठीक है, वो इवोल्यूशनरी होता है. सपोज कीजिए स्किन कलर, हेयर, वो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, इवन अस, ठीक है, हेयर हो गया, स्किन कलर हो गया, स्किन पैटर्न हो गया एनिमल्स में, तो ये सारी चीजें वो इवोल्यूशनरी होती है, यानी उनके पूर्वज से मिली है, ठीक है, एंसेस्टर्स से मिली है. और नॉन एवोल्यूशनरी क्या होता है? जो पूर्वज से नहीं मिलती हैं, जो पिछले जनरेशन से नहीं मिली, जैसे कि उनके फूड हैबिट्स, पैटर्न्स, उनके डिफरेंट फॉर्म्स, ये सारे नॉन एवोल्यूशनरी होते हैं, ठीक है? तो ये डिफरेंस होता है एवोल्यूशनरी एंड नॉन एवोल्यूशनरी का. तो सिस्टमैटिक के बारे में थोड़ा सा देखते हैं.
ठीक है। तो सिस्टमैटिक्स क्या होता है? इट इज अ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म जिसकी हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, विच डिटरमाइंस द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म, उनके एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स के बारे में बताता है। ठीक है, एक सेकंड में सब कलर चेंज कर देता हूँ। नहीं होगा क्या? ये दिख रहा है? तो दिस इज द एग्जांपल फॉर सिस्टमैटिक्स। ठीक है, विल मूव टू नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट है टेक्सोनॉमी। सो व्हाट इज टेक्सोनॉमी? सी, टेक्सोनॉमी क्या कहता है? टेक्सोनॉमी इज द क्लासिफिकेशन ऑफ फॉलोइंग सर्टेन रूल्स और प्रिंसिपल्स। यानी देखिए, ऑर्गेनिजम्स बहुत सारे होते हैं, तो ऑर्गेनिजम्स को मैं रैंडमली क्लासिफाई नहीं कर सकता हूं, मैं ऐसे भी किसी को उठा के यहां वहां नहीं रख सकता हूं। उसके लिए सर्टेन रूल्स बने हैं, हम उन रूल्स के अकॉर्डिंग इनको अरेंज करेंगे। सो टेक्सोनॉमी में जो टेक्सॉन वर्ड है, टेक्सॉन वर्ड डिटरमाइंस अरेंजमेंट। क्या? अरेंजमेंट, वो अरेंजमेंट बताता है। और नॉमी यानी नॉमस जो है वो रूल होता है। यानी आप जब भी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को किसी भी तरह से क्लासिफाई या कैटेगराइज करोगे, तो हमें किसी ना किसी सर्टेन रूल्स को फॉलो करना होगा, राइट? आगे देखिए, डेफिनेशन लिखते हैं। ठीक है, यहां पे टेक्सॉन्स मीन अरेंजमेंट। व्हाट? अरेंजमेंट। एंड नोमस, नोमस यानी रूल्स। इज दैट अंडरस्टूड? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, अब जो क्लासिफिकेशन है ये दो टाइप्स पे बेस होती हैं। एक होती है सिमिलैरिटीज और एक होती है नॉन सिमिलैरिटीज। ठीक है, ये दोनों ऑर्गेनिजम्स के लिए होती हैं। यानी सपोज कीजिए कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं, आपस में कुछ सिमिलैरिटीज शो कर रही होती, जैसे उनके हैबिट्स, उनके फूड पैटर्न, यानी वो हर्बीवोरस है या कार्निवोरस है। ठीक है, उनके रिप्रोडक्टिव फेजेस, तो ये कुछ सिमिलैरिटीज हो सकती हैं। और कुछ ऐसे डिससिमिलैरिटीज जो क्लासिफिकेशन करने में और हमें हेल्प कर सकता है। सो हम यहां लिखेंगे कि इट इज based on two types, that is similarities and non similarities. Understood? Next, so after this we'll study the types of classification. Okay, we have certain types of classification. Let's see this. See, there are three types of classification. The very first is artificial, the second is natural, and the third one is phylogenetic. Okay, the first one is artificial type,
दूसरा है natural and the third one is phylogenetic. Okay, so the artificial type was given by कार्ल लिनेसिस. ठीक है, ये आर्टिफिशियल टाइप का डिस्कवरी जो है कार्ल लिनेसिस ने किया था. सो हम लिखेंगे यहाँ पर डिस्कवर्ड बाय लिनेसिस. Okay, and the second one, the normal was discovered by Bantham. नेचुरल को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट थे वो थे बैंथम एंड हुकर. ठीक है, बैंथम एंड हुकर यानी नेचुरल के बारे में बताने वाले. एंड द थर्ड वन दैट इज फाइलोजेनेटिक वाज डिस्कवर्ड बाय एंगलर एंड प्रेंटल्स. Phylogenetic was discovered by Engler and Prandtl. ठीक, this was the first point for everyone. Next, see if we talk about artificial, here artificial में जो classification है वो ज्यादा से ज्यादा ऑब्जर्वेबल थिंग्स पे बेस्ड थी. यानी जो हम देखते हैं हम उसे क्लासिफाई कर देते थे. ठीक है, तो आर्टिफिशियल वो होता था, हम उसके बारे में ज्यादा क्या कहते हैं रिसर्च नहीं करते थे. राइट, तो एक हिसाब से कहा जाए जो आर्टिफिशियल मेथड था वो सिर्फ ऑब्जर्वेबल थिंग्स पे बेस्ड था. जो हम देखते थे हम उन्हें नोट करके इसमें क्लासिफिकेशन में यहाँ पे अरेंज कर देते थे. राइट, तो ये था आर्टिफिशियल टाइप. ठीक है, जनरली ये ऑब्जर्वेशन किस बेसिस पे था हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा. एक एवोल्यूशनरी होता है, एक नॉन एवोल्यूशनरी होता है. तो ये जो आर्टिफिशियल मेथड है ये आर्टिफिशियल मेथड बेस्ड था नॉन एवोल्यूशनरी टाइप पे. यानी जैसे उनके फॉर्म्स, उनके फूड हैबिट्स, उनके पैटर्न्स को देखकर लोगों ने इन्हें एक डिफरेंट ग्रुप में क्लासिफाई कर दिया, तो वो होता है आर्टिफिशियल टाइप. अब नेचुरल क्या होता है? नेचुरल में जो क्लासिफिकेशन बेस्ड था जनरली ऑब्जेक्टिवली सिग्निफिकेंट बेस्ड था. यानी हम उनके एवोल्यूशनरी पैटर्न्स को ऑब्जर्व करते थे. समझ में आ रहा है? जो वो प्रीवियस जनरेशन से लेकर आ रहे हैं तो हम उनके एवोल्यूशनरी पैटर्न्स को ऑब्जर्व करते हैं और हम उन्हें क्लासिफाई करते हैं नेचुरल में. राइट, नेक्स्ट द थर्ड वन इज फाइलोजेनेटिक. अब फाइलोजेनेटिक में जो क्लासिफिकेशन था वो इवोल्यूशनरी डिसेंट था जनरली. ठीक है, ह्यूमंस जैसे होमोसेपियंस में आते हैं हम. राइट, तो जो ये फाइलोजेनेटिक है तो देखा जाए तो जो क्लासिफिकेशन था वो उस टाइप कहा जाता है वो कैटेगरी बेस पे था. जो अब देखो हमने उसमें पढ़ा है जो एवोल्यूशन वाला चैप्टर था. एवोल्यूशन वाला चैप्टर में हमने बहुत सारी चीज देखी थी. पहले एप्स, फिर एप्स, फिर उनकी कैटेगरीज, फिर मंकीज, फिर आगे आते आते होमोसेपियंस एपियन जिसमें हम बिलोंग करते हैं. तो जनरली वो वही कहता है कि ह्यूमंस का भी वही होमोसेपियंस में ही आएगा. यानी हम सारे जितने भी ह्यूमंस है, यानी देखो ये होमोसेपियन एक कैटेगरी है. यानी हमने एक क्लासिफिकेशन कैटेगरी वाइज किया है तो वो एक कैटेगरी है होमोसेपियन. चाहे वो ह्यूमन इंडिया का हो, चाहे वो अमेरिका का हो, चाहे वो अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कहीं पे भी हो, वो पर्सन जो है वो आएगा सिर्फ होमोसेपियन में, उसके अलावा कहीं नहीं आएगा. तो जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं वो सारे के सारे होमोसेपियन एक कैटेगरी में आते हैं. तो वो क्लासिफिकेशन फाइलोजेनेटिक में बताया गया. ठीक है, तो इसके बारे में लिख लेते सभी लोग. ठीक है, यहाँ पे आर्टिफिशियल में जो क्लासिफिकेशन था किस पे बेस्ड था? वो क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन एवोल्यूशनरी पैटर्न्स, नॉन एवोल्यूशनरी पैटर्न, सॉरी. For example, their forms, patterns, food habits, etc., etc. Right?
Here in natural, the classification was objectively significant. Based on evolutionary relationships. Yeah, evolutionary patterns. Right? And here common evolutionary descent. इसको अगर इसको समझ किसी को भी फाइलोजेनेटिक समझा हो तो हम यहाँ पे एग्जांपल लिखेंगे यहाँ पे कि all the human beings on earth are earth belongs to homo sapiens. Homo sapiens category. Is that understood? So this was all about our types of classification. Right? Next हम यहाँ पे पैरेलली टेक्स्ट बुक को भी साथ लेकर चलेंगे, देखेगा। See, if we talk about systematics is the study of kinds and diversity of organisms and their comparative evolutionary relationships. जो बताया आपको मैंने, ठीक है। उसमें आते हैं टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी का मतलब ही होता है कि क्लासिफिकेशन फॉलोइंग सर्टेन रूल्स और प्रिंसिपल्स, यानी जो क्लासिफिकेशन हुआ था वो सर्टेन रूल्स और प्रिंसिपल पे बेस्ड थे। यानी टेक्सॉन का मतलब होता है व्हाट, टेक्सॉन का मतलब होता है अरेंजमेंट एंड नोमस का मतलब होता है रूल, ठीक है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन। अभी हमने जो देखा क्लासिफिकेशन क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स और ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन डिस्टिंक्ट कैटेगरीज, यानी हम ऑर्गेनिजम्स को वेरियस डिस्टिंक्ट कैटेगरीज में अरेंज करते हैं, राइट, बेस्ड ऑन टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी व्हाट, रूल्स एंड, है ना, अरेंजमेंट बेस्ड ऑन रूल्स, दैट इज टेक्सोनॉमी। तो हम कहते हैं कि जो क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं वो किसी टेक्सोनॉमी के बेस पे हो रही है, राइट। नेक्स्ट, दिस क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज एज वी टॉक्ड अर्लियर। आर्टिफिशियल, द फर्स्ट टाइप वाज आर्टिफिशियल। ये क्लासिफिकेशन जनरली बेस्ड होता है इजीली ऑब्जर्वेबल एंड नॉन इवोल्यूशनरी फीचर्स। अभी देखा हमने हैबिट्स, पैटर्न, उनके फॉर्म्स, रिलेशनशिप्स, राइट, ये था आर्टिफिशियल। नेक्स्ट अगर बात करें हम नेचुरल की, तो नेचुरल जो क्लासिफिकेशन है जनरली बेस्ड होता है ऑब्जेक्टिवली सिग्निफिकेंट rather than being selected, यानी हम सिर्फ ऑब्जर्व करके उन्हें कैटेगरी में सेलेक्ट नहीं करेंगे, राइट। हम पहले उनके बारे में रिसर्च करेंगे, उनके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स यानी उनके इवोल्यूशनरी पैटर्न्स को ऑब्जर्व करेंगे एंड देन वी विल पुट देम इनटू अ नेचुरल कैटेगरी, राइट। एंड द थर्ड वन इज फाइलोजेनेटिक। फाइलोजेनेटिक की एक टाइप का क्लासिफिकेशन है जो बेस होता है कॉमन इवोल्यूशनरी डिसेंट, यानी कोई कॉमन पैटर्न मुझे दिखे तो वो आता है फाइलोजेनेटिक में। जैसे कि हमने क्या पढ़ा फाइलोजेनेटिक में, जैसे हम सारे ह्यूमंस जितने भी हैं सब एक ही कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, तो वो हम कह रहे हैं ना, ऑल द ह्यूमन बीइंग प्रेजेंट ऑन द अर्थ बिलोंग्स टू ओनली वन कैटेगरी। तो ये कॉमन रिलेशनशिप आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सब लोग कॉमन है कि नहीं एक ही कैटेगरी के लिए, राइट, है ना। सारे ह्यूमंस एक ही कैटेगरी लिए, यानी हम ह्यूमंस कॉमन है उस कैटेगरी के लिए, राइट। बहुत देर हो रहा है, चालू करना कुछ, ठीक है। नाउ वी विल बी मूविंग नेक्स्ट टू द डोमेन्स ऑफ लाइफ। चलिए, सी, सी डोमेन्स ऑफ लाइफ। सो देयर आर टोटल, स्लो कर दो, देयर आर टोटल 3 डोमेन्स, ठीक है।
So there are total three domains, and these three domains in which the first one is bacteria, ठीक है, दूसरा है आर्किया या आर्चिया कह सकते हो, आर्किया कह सकते हो, जो आपको अच्छा लगे, एंड द थर्ड वन इज यूकरिया, दैट इज यूकरियोट्स, ठीक है, अंडरस्टूड। सी, अगर हम बैक्टीरिया और आर्किया की बात करें, सो ये दोनों क्या प्रोकैरियोट्स हैं, बोलिए, ये दोनों प्रोकैरियोट्स है ना, राइट। और हम यूकरिया की बात करें तो ये यूकरियोट्स होते हैं कि नहीं होते हैं, यूकरियोट्स यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म, राइट। चलिए अब हम बैक्टीरिया के बारे में देखते हैं। जनरली बैक्टीरिया में जो हम देखेंगे, जो इनकी सेल होती है, ये बैक्टीरिया की सेल एज सिमिलर होती है आर्किया की, बट डिफरेंस ये है कि इनमें जो है सेल वॉल आर्किया के मुकाबले नहीं होता है, ठीक है। बैक्टीरिया में हम कहते हैं कि बैक्टीरिया की जो वॉल है एज सिमिलर होती है आर्किया से, ठीक है। बैक्टीरिया की सेल जो है, इनकी वॉल जो है एज सिमिलर होती है आर्किया की, बट दिस बैक्टीरिया लैक्स सेल वॉल, और आर्किया में सेल वॉल होता है। देखिए ऑर्गेनिज्म जनरली दो टाइप के होते हैं, या तो वो प्रोकैरियोट्स होंगे या तो वो यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्रोकैरियोट्स यानी ये माइक्रो बैक्टीरिया, ये सारे प्रोकैरियोट्स में आते हैं, यानी इनके अंदर डीएनए नहीं होगा। प्रोकैरियोट्स में कभी आपको डीएनए नहीं मिलता है, सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट्स में आपको डीएनए देखने मिलेगा। तो अगर हम डिफरेंस पता करें तो प्रोकैरियोट्स में डीएनए नहीं है, यूकैरियोट्स में डीएनए मिलेगा, राइट। चलिए तो हम लिखते हैं बैक्टीरिया के बारे में। इनमें जो वॉल है वो सेम होगी, सिमिलर टू आर्किया, बट डिफर इन सेल वॉल। डिफर यानी एक के पास होगा एक के पास नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट अगर आर्किया की बात करें तो आर्किया जो है नोन फॉर सर्वाइवल इन हार्श कंडीशन, यानी जो भी ऑर्गेनिज्म आर्किया में आएगा वो ऑर्गेनिज्म सारे के सारे हार्श कंडीशन को सर्वाइव करने के लिए कैपेबल है, यानी हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, ठीक है, विंड, एनीथिंग, ये ऑर्गेनिजम्स, आर्किया के ऑर्गेनिजम्स ये सारे कंडीशंस को सरवाइव कर जाएंगे, ठीक है, बट बैक्टीरिया नहीं करेगा, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ एबिलिटी जो है आर्किया के ऑर्गेनिजम्स में ही होती है। टेम्परेचर, सैलिनिटी, सैलिनिटी यानी सॉल्टीनेस, ठीक है, सैलिनिटी हो गया, एसिडिटी हो गया, प्रेशर हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें ये आराम से मैनेज कर सकते हैं, राइट। अब हम बात करेंगे यूकेरियोट, तो इन सारे ऑर्गेनिजम्स के पास यूकेरियोटिक सेल होगी। कैसी सेल होगी? यूकेरियोटिक सेल। इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे आगे। They all consist of eukaryotic cells. Right? So this was all about our domains of life. हमारे यहाँ पे सिर्फ तीन डोमेन्स ही देखने मिलेगा, या तो बैक्टीरिया, या तो आर्किया, या तो यूकेरियोट्स। अब इनके अंदर सारे लोग आ जाएंगे, राइट, इनके अंदर सारे ऑर्गेनिजम्स आएंगे। तो हम कह सकते हैं कि मोटामोटी जितने बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स जो जो ये सबसे बड़े ये कैटेगरी यही है, हमारा डोमेन्स होता है। फिर इसके अंदर सारे क्लासेस, फाइलम, सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है। ये था डोमेन्स के बारे में। चलिए
सी ये है थ्री डोमेन्स. इट इज बिलीव दैट द लाइफ ओरिजिनेटेड ऑन अर्थ इज वेरी सिंपल फॉर्म. यानी शुरुआत में जो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर अर्थ पर आया होगा तो बहुत सिंपलर फॉर्म का होगा, राइट. लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे इवोल्यूशन होते गया, धीरे धीरे ऑर्गेनिजम्स एवोल्यूशन के द्वारा आगे बढ़ते गए, तो वैसे वैसे ये सिंपलर फॉर्म और ज्यादा एडवांस होते गए, राइट. तो ये कह रहा है constant struggle of early living beings gave rise to more and more perfect forms of life, है कि नहीं. धीरे धीरे एवोल्यूशन हुआ, जो चीजें पहले डेवलप नहीं थी वो धीरे धीरे डेवलप होना शुरू करी. अब देखना एप्स के टाइम में मंकीज को ऐसे जैसे एप्स में देखा जाए तो वहां पे टेल हुआ करती थी, राइट. लेकिन जैसे ही होमोसेपियंस में सब इवॉल्व हुए तो वहां पर हम देखते हैं कि वहां पर टेल नहीं है, राइट. अब टेल बोन तक है, पूरी टेल नहीं बनती, राइट. तो होमोसेपियंस में टेल प्रेजेंट नहीं बट एप्स प्रेजेंट है. तो हम एप्स से होमोसेपियंस में इवॉल्व हुए ना, राइट. बराबर, हम इवॉल्व हुए, तो इसी को कहते हैं इवोल्यूशन, ठीक है. और धीरे धीरे हम मोर परफेक्ट फॉर्म की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं, राइट. This struggle and progress is evolution which can lead to appearance of diverse life form. Diverse यानी किसी भी लाइफ फॉर्म को बहुत ज्यादा डाइवर्स मतलब फैला हुआ, ठीक है, उस तरह से हम देखते हैं. कार्ल वुस इन 1990 प्रपोज द थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ. ये थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ कार्ल वुस ने 1990 में दिया था टू क्लासिफाई द लाइफ फॉर्म. और इन्होंने कैसे क्लासिफाई किया था? आर्की, बैक्टीरिया एंड यूकरिया, यही तीन डोमेन थे. और इन्होंने बताया कि ये यूनिट लार्जर होता है, किंगडम से भी बड़ा होता है. मैंने कहा ना कि ये तीन डोमेन पूरी कैटेगरी से सबसे बड़े होते हैं और उसके अंदर सारे किंगडम्स, फाइलम्स, क्लासेस, सब क्लास सभी लोग आ जाएंगे, राइट. तो ये था ऑल अबाउट अवर थ्री डोमेन्स. बैक्टीरिया एंड आर्किया बोथ हैव प्रोकैरियोटिक सेल. अभी बताया मैंने आपको कि जो बैक्टीरिया और आर्किया हैं दोनों प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं और साथ में दे हैव एक तीसरा होता है यूकैरियोटिक सेल. ऑल द थ्री डोमेन्स हैव वेरी यूनिक राइबोसोमल आरएनए. देखो बैक्टीरिया में, आर्किया में स्पेशली राइबोसोमल आरएनए होता है, यानी आरएनए होता है, डीएनए नहीं होता है. यूकैरियोटिक सेल में डीएनए होता है और साथ में आरएनए होता है, दोनों होता है. लेकिन प्रोकैरियोट्स में डीएनए नहीं देखने मिलेगा, हाँ सिर्फ आरएनए मिलता है वहां पे. तो ये डिफरेंस इनके बीच में, राइट. अब आगे देखिएगा. Archaea are known for their survival in very extreme condition like high temperature, salinity, acidity, pressure, etc. etc. ठीक है. तो ये आर्किया के अंदर ही सिर्फ ऐसी एबिलिटी है जो इन हार्श कंडीशन को बेयर यानी सरवाइव कर सकते हैं, ठीक है. तो दिस वाज ऑल अबाउट योर थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ. सो वी विल नेक्स्ट मूविंग टू कीमोटैक्सोनॉमी. ओके, वी विल नेक्स्ट मूविंग टू कीमोटैक्सोनॉमी. चलिए. कीमो से, कीमो वर्ड से आपको मतलब समझ में आ गया होगा शायद. कीमो यानी केमिकल, राइट. चलिए आगे देखते हैं. नेक्स्ट, अब कीमो टैक्सोनॉमी क्या कहता है? सी इट इज अ मेथड ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इन स्ट्रक्चर ऑफ सर्टेन कंपाउंड प्रेजेंट अमॉन्ग ऑर्गेनिज्म बीइंग क्लासिफाइड. यानी ये मेथड हम किसी एक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के लिए यूज करते हैं जो बेस्ड होता है किसी ऑर्गेनिज्म के सिमिलैरिटीज और साथ साथ उनके डिफरेंसेस पे. सच एज, और डिफरेंसेस कैसा? डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज बेस्ड ऑन देयर कंपाउंड, यानी कुछ केमिकल नेचर भी ऐसा कुछ ऑर्गेनिजम्स में देखा जाएगा जो उनकी सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस के बेस पे हम इनका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करते हैं. उसी को हम कहते हैं कीमोटैक्सोनॉमी. यानी हम केमिकल कंपाउंड के नेचर पे, किसी भी ऑर्गेनिज्म के केमिकल कंपाउंड के नेचर पे उनकी डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज को डिस्टिंग्विश करते हैं और उनका ही बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करेंगे, तो वो कहलाता है कीमोटैक्सोनॉमी. आगे, इट इज द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑर्गेनिज्म. वही कहा मैंने कि जो क्लासिफिकेशन है उस ऑर्गेनिज्म के केमिकल कंस्टिट्यूएंट पे बेस है. आगे एग्जांपल, आर्किया में, जैसे हम आर्किया की बात करते हैं, जो आर्किया है, आर्किया का सेल वॉल विदाउट पेप्टिडोग्लाइकन होता है. एक पेप्टिडोग्लाइकन एक क्या बोलते कंपोनेंट है, सेल वॉल में प्रेजेंट होता है. लेकिन आर्किया वाले ऑर्गेनिजम्स में पेप्टिडोग्लाइकन नहीं होता है.
और प्रोकैरियोट और दूसरे प्रोकैरियोटिक सेल्स में पेप्टिडोग्लाइकन पाया जाएगा। यानी अगर बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया की सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन देखने मिलेगा, बट अगर वो ऑर्गेनिज्म आर्किया का है, आर्किया कैटेगरी से बिलोंग करता होगा, तो उसके अंदर पेप्टिडोग्लाइकन एब्सेंट होगा। तो ये एक डिफरेंस है कि नहीं? ठीक है, तो कुछ सिमिलैरिटीज होती हैं, कुछ डिफरेंसेस होते हैं, राइट। चलिए, और इनमें एक और चीज है, यूकेरियोटिक्स में अगर बात करें तो यूकेरियोटिक्स में काइटिनियस सेल वॉल होते हैं। ठीक है, काइटिनियस सेल वॉल होता है जनरली प्लांट्स में। ठीक, और काइटिनियस सेल वॉल होते हैं ऑर्गेनिजम्स में, और अगर प्लांट्स में देखा जाए तो प्लांट्स में सेलुलोजिक सेल वॉल होता है। देखो, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, दोनों बिलोंग करते हैं यूकेरियोट से, है ना, दोनों बिलोंग करेंगे यूकेरियोट से। लेकिन अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के सेल वॉल में जो बनी होती है वो सेलुलोज से बनी होती है, इसलिए हम उसे सेलुलोजिक सेल वॉल कह रहे हैं। उसी तरह कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी सेल वॉल में सेल वॉल काइटिनियस होती है, लेकिन ठीक है, पर प्लांट्स की नहीं होगी। तो ये भी यहाँ पे यूकेरियोटिक सेल यूकेरियोट्स में डिफरेंस देखा जाता है, राइट। जिस तरह हमने प्रोकैरियोट्स में डिफरेंस देखा, जो सेल वॉल थी एक आर्किया में विदाउट पेप्टिडोग्लाइकन थी, और दूसरे ऑर्गेनिजम्स में पेप्टिडोग्लाइकन थी, बट दोनों बिलोंग करता था प्रोकैरियोट्स में ना, दोनों ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट्स के थे। उसी तरह यूकेरियोट्स में भी प्लांट्स की बात करें तो प्लांट की सेल वॉल जो है सेलुलोजिक होती है, बट दूसरे ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उनकी सेल वॉल काइटिनियस होती है ना, प्लांट्स की काइटिनियस नहीं होगी। तो ये भी डिफरेंस है, ठीक है। कैटेगरी एक ही है, कैटेगरी एक है, पर डिफरेंसेस उनके ऑर्गेनिजम्स में भी देखे जा रहे हैं, बराबर है। चलिए, बहुत गर्म हो रहा है यार, एसी तो एसी चालू करना बोलो।
ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट कीमोटैक्सोनॉमी। अंडरस्टूड? राइट, हाँ इसी का ही है। डन। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टिडोग्लाइकन एक केमिकल कंस्टिट्यूएंट है। नेक्स्ट नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो नेक्स्ट टाइप है हमारा न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल यानी बेस्ड ऑन नंबर्स एल्गोरिदम्स। यानी हम ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन बहुत तरह से कर सकते हैं। ठीक है, अभी आपने केमिकल टैक्सोनॉमी देखा, यानी ऑर्गेनिजम्स के केमिकल कंस्टिट्यूएंट के बेस से हम उनका अरेंजमेंट कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं कैटेगरीज में। फिर अब हम न्यूमेरिकल यानी किसी एल्गोरिदम के बेस पे हम अब ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करेंगे। ठीक है, तो ये होता है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। अब न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी क्या होता है? द सिस्टम इज बेस्ड ऑन द क्वांटिफिकेशन ऑफ कैरेक्टर एंड डेवलप्स एन एल्गोरिदम फॉर क्लासिफिकेशन। यानी हम ऑर्गेनिजम्स का क्वांटिफिकेशन करेंगे, यानी हम किसी एल्गोरिदमिक बेस पे उनको क्लासिफाई करेंगे। न्यूमेरिकल वैल्यू, राइट, न्यूमेरिकल वैल्यू देंगे। ठीक है, द बेसिक एम ऑफ दिस टैक्सोनॉमी वाज टू क्रिएट टैक्सोनॉमी यूजिंग न्यूमेरिकल एल्गोरिदम लाइक क्लस्टर एनालिसिस। यानी ये टैक्सोनॉमी को लाने का पर्पस ये था कि हम उनका क्लस्टर एनालिसिस करा सके। क्लस्टर समझते हो? क्लस्टर यानी एक साथ एकजुट करके, एक्यूमुलेट करके एक साथ। ठीक है, तो हम उनका एक साथ एनालिसिस कर सके। तो इसीलिए हमने क्या किया, ऑर्गेनिजम्स को न्यूमेरिकली उन्हें अरेंज कर दिया। जैसे हम लिखते हैं ना 1 2 3 4, राइट, तो हमने ऑर्गेनिजम्स को किसी क्लासिफिकेशन के बेस पे हमें न्यूमेरिकली अरेंज कर दिया, वो होता है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, राइट, ताकि उसे स्टडी करना मेरे लिए आसान हो सके। समझ में आया सभी कोई चीज? चलिए आगे देखते हैं। सो द सिस्टम इज बेस्ड ऑन क्वांटिफिकेशन ऑफ कैरेक्टर एंड डेवलप्स एन एल्गोरिथम फॉर क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट द बेसिक एम ऑफ दिस टैक्सोनॉमी वाज टू क्रिएट अ टैक्सोनॉमी यूजिंग न्यूमेरिकल एल्गोरिथम। Like cluster analysis rather than using subjective evaluation. सी, हमने क्या किया, इन्हें न्यूमेरिकल एल्गोरिदम में अरेंज किया इंस्टेड ऑफ यूजिंग सब्जेक्टिव एनालिसिस। यानी सिर्फ उनके थ्योरी पढ़ने के बजाय हमने उन्हें न्यूमेरिकल वैल्यू के फॉर्म में अरेंज कर दिया, एल्गोरिदम के फॉर्म में अरेंज कर दिया, ताकि उनकी स्टडी या उनका अरेंजमेंट थोड़ा और आसान हो सके और स्पेसिफिक हो सके। ठीक है, ये एनालिसिस है, एक्चुअली मैंने थोड़ा सा सब्जेक्टिव एनालिसिस। ठीक, चलिए, दिस वाज ऑल अबाउट न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। ठीक है, थोड़ा टेक्स्ट बुक
भी साथ में लेकर चलते हैं। देखिएगा, chemotaxonomy, it is the method of biological classification based on similarities and differences in structure of certain compound found among the organism being classified। वही बताया था कि एक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किस पे बेस्ड था, उनकी सिमिलैरिटीज और साथ साथ में उनके डिफरेंसेस पे और उनके स्ट्रक्चर ऑफ सर्टेन कंपाउंड, यानी जो कंपाउंड है उनके स्ट्रक्चर्स पे। हम केमिस्ट्री में कंपाउंड पढ़ते हैं, है ना, उनके स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं, तो उनके स्ट्रक्चर्स के डिफरेंस और सिमिलरिटीज के बेस पे हमने इन्हें कीमोटैक्सोनॉमी में इंक्लूड किया, राइट। इन शॉर्ट, इट इज द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। अगर इन शॉर्ट कहा जाए तो हम उनके सिर्फ केमिकल कंस्टिट्यूएंट को देख के उन्हें क्लासिफाई कर रहे हैं। आगे आर्किया की सेल वॉल की बात करें तो वो विदाउट पेप्टिडोग्लाइकन की होती है, लेकिन प्रोकैरियोट्स में पेप्टिडोग्लाइकन प्रेजेंट होता है उनकी सेल वॉल में। उसी तरह यूकैरियोट्स में बात करें, जैसे फंगाई है, फंगाई में काइटिनियस सेल वॉल होता है, लेकिन प्लांट्स में बात करें तो प्लांट्स का सेल वॉल सेल्यूलोजिक होता है। कैसा होता है? सेल्यूलोजिक। अब न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी देखिए, दिस सिस्टम इज बेस्ड ऑन क्वांटिफिकेशन ऑफ कैरेक्टर्स, यानी कि जो कैरेक्टर्स है उनकी उनका क्वांटिफिकेशन, यानी उनको उन्हें कैलकुलेट यानी काउंट करना, ठीक है, उनके काउंटिंग पे बेस्ड है। एंड डेवलप्स एन एल्गोरिदम फॉर क्लासिफिकेशन। सपोज कीजिए कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके नाम हमने लिखे हैं, तो उन्हें हमने अल्फाबेटिकली अरेंज कर दिया, न्यूमेरिकली उन्हें अल्फाबेटिकली अरेंज करके रखा हमने, तो इस नंबर पे ये वाले ऑर्गेनिजम्स होंगे, ऐसे हमने इन्हें क्लासिफाई कर दिया, ठीक है। तो वो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। द बेसिक एम ऑफ दिस टेक्सोनॉमी वाज टू क्रिएट अ टेक्सोनॉमी यूजिंग न्यूमेरिकल एल्गोरिथम। बस हमें ऑर्गेनिजम्स का न्यूमेरिकल एल्गोरिथम बना के उन्हें कैटेगरी में सेट करना था, इसीलिए न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी को इंट्रोड्यूस करा गया था, ठीक है। इसे बनाने इसे न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी को इंट्रोड्यूस किया था आर सोकल ने एंड पी स्मिथ ने 1963 में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है क्लैडोग्राम। क्लैडोग्राम क्या होता है? क्लैडोग्राम जनरली एक ब्रांचिंग पैटर्न, ब्रांच समझते हो आप सभी लोग, यानी हम किसी भी चीजों को ब्रांच में अरेंज कर दें, ठीक है, वो ब्रांचिंग पैटर्न होता है। जैसे कि हमने डायग्राम देखा था थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ का, ठीक है, वो भी एक क्लैडोग्राम है। यानी देखो, डोमेन्स तीन कौन कौन से थे? बैक्टीरिया था, एक आर्किया था और एक यूकेरियोट, लेकिन मैंने उन्हें तीनों को एक ब्रांच में रखा था। मतलब हमारे पास एक मेजर डोमेन है, उस मेजर डोमेन में हमने इन्हें तीन अलग अलग डोमेन्स में बांट दिया है, राइट। तो वो होती है ब्रांचिंग। तो इसी तरह हम यहाँ पे भी ऑर्गेनिजम्स की ब्रांचिंग कर देते हैं, ठीक है, जो सिमिलर पैटर्न शो करता है। It is it represents a hypothetical relationship denoting a comparison of organism and their common ancestors। यानी एक तरह से देखा जाए तो ये एक हाइपोथेटिकल रिलेशनशिप होती है। यानी अगर हम किसी का भी ब्रांचिंग कर रहे हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म का, सपोज करो ऑर्गेनिज्म का ब्रांचिंग कर रहे हैं, किस पे बेस्ड है? उनके कॉमन एंसेस्टर। सपोज कीजिए टाइगर है, तो टाइगर का जो एंसेस्टर था यानी जो पूर्वज था, मैंने उसकी ब्रांचिंग उसके पूर्वज के उनके साथ में कर दी है, लेकिन मैंने ये नहीं देखा कि क्या इवॉल्व होकर आ गया है क्या नहीं आया, बस वो उनका एंसेस्टर है, दैट्स वाई मैंने उन्हें ब्रांचिंग में इंक्लूड कर दिया। तो एक तरह का ये हाइपोथेटिकल रिलेशनशिप है। हाइपोथेटिकल मतलब खाली ऊपर ऊपर से कर दिया गया है, बस कोई साइंटिफिक इसका प्रूफ नहीं है कि मैंने क्यों किया। तो जनरली क्लैडोग्राम में ये सारी चीजें आती है ब्रांचिंग के मामले में। नेक्स्ट आता है फाइलोजेनी। फाइलोजेनी इस एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है ऑर्गेनिज्म का, यानी हमने फाइलोजेनेटिक पढ़ा था अभी कुछ टाइम पहले, है ना, नेचुरल आर्टिफिशियल फाइलोजेनेटिक। तो फाइलोजेनेटिक क्या होता था? हम किसी के भी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स के अकॉर्डिंग हम किसी को क्लासिफाई करते हैं। तो यहाँ पे फाइलोजेनेसी भी कहता है कि एक ये एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है, यानी कोई जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने एंसेस्टर से क्या नई चीज इवॉल्व करके आगे लेकर आया है, वो आता है फाइलोजेनी में। It is important tool in classification as it takes into account not merely the morphological status but also the relationship of one group of organism with another group of life। यानी ये सिर्फ और सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल स्टेटस यानी देखने में जो चीजें हैं, ठीक है, जो ऑब्जर्वेबल है, सिर्फ और सिर्फ उनके बेस पे नहीं, साथ साथ इस ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म से क्या रिलेशनशिप है, हम उनके बेस पे इनका क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। यानी आप सिर्फ देख नहीं रहे हो, देखने के साथ साथ आप ये भी रिसर्च कर रहे हो, ये भी ढूंढ रहे हो, साइंटिफिक वैल्यू दे रहे हो, प्रूफ दे रहे हो, यानी कि इस ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ क्या रिलेशनशिप है, तभी तो हम उसे एक कैटेगरी में रखेंगे, राइट।
Next, the system helps to understand the evolution and also focuses on the similarities on their metabolic functioning. ये जो phylogenetic system है, ये हमें help करता है to understand what, कि उनके evolutions पे, यानी जो वो evolution उनके अंदर हुआ है, जो पहले से नई चीज आई है, वो understand करने में, और साथ साथ ऐसी कौन सी similarities जो metabolic functioning में, metabolic माने मेटाबॉलिक क्या होता है, मेटाबॉलिज्म, ब्रेक डाउन एंड मेकिंग अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो उनके अंदर ऐसा कौन सा मेटाबॉलिक फंक्शनिंग है जो हो रही है, और क्या सिमिलैरिटीज अभी और उनके एंसेस्टर्स में देखी जा रही है। मेरे पास क्या बोलते डेटा है कि जो इनके प्रीवियस एंसेस्टर्स थे उनमें मेटाबॉलिक फंक्शनिंग कैसी थी, और मेरे पास अभी जो प्रेजेंट में ऑर्गेनिज्म है उसका मेटाबॉलिक फंक्शनिंग कैसा है, तो मैं दोनों के मेटाबॉलिक फंक्शनिंग को कंपैरिजन करके एक रिजल्ट तक पहुंच सकता हूं। तो ये सारी चीजें जो हैं मैं फाइलोजेनिक की हेल्प से पता कर सकता हूं, राइट। ये कहता है फाइलोजेनी। तो फाइलोजेनी जनरली हमें ये सारी चीजें बताता है, उनके मॉर्फोलॉजिकल स्टेटस, और साथ साथ में सिमिलैरिटीज किसी भी दो ऑर्गेनिज्म के बीच में। अगर दो ऑर्गेनिज्म एक कैटेगरी में बिलोंग कर रहा है तो उनमें ऐसी कौन सी सिमिलैरिटी है कि वो क्यों एक ही कैटेगरी में आया है, राइट। तो ये सारी चीजें हमें फाइलोजेनी से पता चलती है। चलिए नेक्स्ट, थोड़ा इसके बारे में लिख लेते हैं फिर आगे चलेंगे। क्लैडोग्राम, क्लैडोग्राम पढ़ा ना हमने अभी। क्लैडोग्राम क्या था, जनरली ये टिपिकल ब्रांचिंग पैटर्न को बताता है, एज शोन इन द डायग्राम ऑफ थ्री डोमेन ऑफ लाइफ। जनरली क्लैडोग्राम जो है चार्ट के बेसिस पे किसी चीज को क्लासिफाई करते हैं। सपोज कीजिए बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, मैंने उन्हें एक चार्ट बना के क्लासिफाई कर दिया उनके पैटर्न के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को चार्ट के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। जैसे हमने ब्रांचिंग ऑफ पैटर्न देखा था, ठीक है। तो ये हाँ अलग अलग, इट इज अ टिपिकल ब्रांचिंग पैटर्न। क्लैडोग्राम है, it is a typical branching pattern. As we have observed in three domains of life. ठीक है, next is known as, this is called as cladogram. नेक्स्ट है फाइलोजेनी। लिख रहे हैं साथ में आप लोग। ये रिलेशनशिप है बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स।
ठीक, this system helps to understand the evolution and also focuses on the similarities of their metabolic functioning. This was all about phylogeny. ठीक है, अब इतना लिख लीजिए, ये है phylogeny. Right? So we will move to next part, that is DNA barcoding. See what is DNA barcoding? It is a new method for classification of any species based on its DNA sequence from a tiny tissue sample और प्योर ऑर्गेनिज्म अंडर स्टडी. देखिए, अगर डीएनए की बात करें तो हमारे अंदर जो डीएनए प्रेजेंट है वो हमारे पेरेंट्स का ही है. ठीक है, हमारे पेरेंट्स से ही आया हुआ है, यानी हमारे अंदर जो कैरेक्टर है, ठीक है, वो पेरेंट्स से ही आया है बाय द मीडियम ऑफ डीएनए. डीएनए के मीडियम से वो हमारे अंदर आया, हमारे पेरेंट्स से. देखो, जनरली देखा जाता है 50% कैरेक्टर फादर का होता है, 50% कैरेक्टर मदर का होता है, और वो 50% मिलकर 100% एक बच्चे में दिखाई देता है उनके. ठीक है, उनके साथ साथ ये कैरेक्टर के अलावा हमारे अंदर कुछ नए कैरेक्टर्स भी डेवलप होते हैं जो हमारे पेरेंट्स से सिमिलर नहीं होता है. ठीक है, डीएनए की खूबियत देखिए. जो डीएनए होता है, जब बच्चे में डीएनए फॉर्म होता है, जब बच्चे में डीएनए ट्रांसफर होता है पेरेंट्स से, तो उनके कैरेक्टर के साथ साथ हमारे अंदर कुछ नए कैरेक्टर्स भी डेवलप होते हैं जो हमारे पेरेंट्स से डिसिमिलर होता है. ठीक है, लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिज्म में ऐसी चीजें नहीं देखी जाती. ठीक है, हम सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल की बात करते हैं. तो उसी तरह यहाँ पर भी जो डीएनए बारकोडिंग है, हम वैसे बहुत सारे स्पीशीज को उनके डीएनए सीक्वेंस के बेस पे हम उन्हें क्लासिफाई कर सकते हैं, उनके डीएनए के बारे में पता करके. सपोज कीजिए कोई ऐसा स्पीशीज या कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो एंडेंजर्ड की तरफ बढ़ता जा रहा है, यानी जो धीरे धीरे उनकी तादाद कम होती जा रही है, खत्म होने जा रहे हैं. तो हम क्या करते हैं, उनके डीएनए को स्टडी करते हैं और हम एटलीस्ट ये पता करें कि उनके डीएनए में ऐसी कौन सी चीज है जो इनको एंडेंजर्ड स्पीशीज की तरफ लेकर जा रही है. एंडेंजर्ड का मतलब समझिए, देखिए, जो जिसकी नस्ल खत्म होने वाली है. जैसे डायनासोर थे, डायनासोर खत्म हो गए, अब वो एक तरह से एंडेंजर्ड स्पीशीज नहीं कह सकता, वो तो थोड़ा बहुत भी नहीं, पूरे खत्म हो गए. लेकिन ऐसे हमारे पास हमारे टाइगर्स है, लायंस है, एक तरह से वो भी हमारे लिए एंडेंजर्ड स्पीशीज है, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ वो स्पीशीज अवेलेबल है. तो वो एंडेंजर्ड है हमारे लिए, उनको प्रोटेक्ट करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो हम उनके डीएनए को स्टडी करते हैं, यानी साइंटिस्ट उनके डीएनए को स्टडी करते हैं और ये देखते हैं कि अगर वो धीरे धीरे मरना शुरू हो गए हैं तो क्यों मर रहे हैं, ऐसा कौन सी चीज है, ऐसा कौन सा कैरेक्टर उनके डीएनए में है, या जो उन्हें मतलब जिसके कारण वो मरते जा रहे हैं. तो हम वो चीजों को स्टडी करके उन्हें सही करने की कोशिश जरूर करेंगे. ठीक है, तो इस तरह से हम किसी स्पीशीज को या किसी ऑर्गेनिज्म के स्पीशीज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो ये पॉसिबल तभी है जब हम डीएनए स्टडी करें, राइट. यानी उनके डीएनए में ऐसा कौन सा डिफेक्ट है जिसकी वजह से वो मरता जा रहा है, ये स्टडी करने के लिए हमें डीएनए बारकोडिंग करनी जरूरी है. ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए. अब ये सारी चीजें आप 12th में जब आओगे तो डीएनए के चैप्टर में आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए कैसे बनता है, ये सारी चीजें पढ़ने मिलेंगी. ठीक है, आगे देखिए, सीक्वेंस प्रोसेस. इसके लिए 2 स्टेप्स होते हैं. सबसे पहले हमें डीएनए सैंपल कलेक्ट करना है किसी भी डीएनए को स्टडी करने के लिए. ठीक है, दूसरा है हम इनकी डीएनए, सपोज कीजिए मुझे पता करना है कि ये डीएनए किसका है. कोई मुझे एक अननोन डीएनए मिला है, सपोज कीजिए. ठीक है, कोई मुझे एक अननोन डीएनए सैंपल मिला है. अब मेरे पास जितने भी स्पीशीज प्रेजेंट है, जितने भी स्पीशीज के डीएनए मेरे पास प्रेजेंट है,
मैं उस अननोन डीएनए सैंपल को मैच कराऊंगा उन स्पीशीज के डीएनए सैंपल से जो मेरे पास अवेलेबल है यहाँ पे। ठीक है, अब मैं मैच करा के ये पता कर सकता हूँ कि जो डीएनए सैंपल मुझे किसी किसी XYZ जगह पे मिली है वो किस किस स्पीशीज से किस ऑर्गेनिज्म का है। ठीक है, तो ये सारी चीजें पॉसिबल है डीएनए बार कोडिंग से। तो हम किसी भी अननोन डीएनए सैंपल का पता लगा सकते हैं कि ये किसका है विद द हेल्प ऑफ द सैंपल विच वी हैव। ठीक है, हमारे पास सारे एनिमल्स के, सारे ऑर्गेनिज्म के, सारे स्पीशीज के डीएनए सैंपल अवेलेबल है। ठीक है, चलिए इनका एप्लीकेशन क्या है। एप्लीकेशन मतलब इसका इस्तेमाल क्यों करा जाता है, टू प्रोटेक्शन ऑफ एंडेंजर स्पीसीज, जितने भी एंडेंजर स्पीसीज है उनकी प्रोटेक्शन के लिए। दूसरा है प्रिजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी देखो जितने भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे हम हो चाहे छोटे ऑर्गेनिज्म चाहे बड़े ऑर्गेनिज्म, सारे तो नेचुरल ही है ना, एक नेचर का ही पार्ट है। तो एक तरह से देखा जाए तो नेचुरल रिसोर्स का हम क्या करें, प्रिजर्व करना चाहिए ना, हमें बचा के रखना चाहिए। अब देखो हम ट्रीज काट रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अर्बनाइजेशन कर रहे हैं, लेकिन वो ट्रीज ही एक तरह से देखा जाए तो हमें जिंदा रख रही है कि नहीं। उसी तरह जितने भी अदर ऑर्गेनिजम्स हैं उनका प्रिजर्वेशन भी जरूरी है। ठीक है, ताकि जो लाइफ है बैलेंस चल सके, हमारे साथ साथ उनकी भी और इस नेचर की भी। राइट, तो प्रिजर्वेशन भी जरूरी है। नेक्स्ट, हाँ ग्लोबल वार्मिंग इसी वजह से होता है, जो ट्रीज लगातार कटती जा रही हैं, तो एटमोस्फेरिक जो कंस्टिट्यूएंट है उसे एब्जॉर्ब करने के लिए ट्री नहीं रहेगा। तो और बट ऑब्वियस सी बात है CO2 का लेवल एटमोस्फेयर में ऐसे ही बढ़ता जाएगा, और वो बढ़ेगा तो ग्लोबल वार्मिंग का कॉज वही है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाइंग डिजीजेस, और डीएनए बार कोडिंग का मेथड हम इसलिए भी करते हैं कि सपोज कीजिए कुछ एनिमल्स, यानी हम कुछ सपोज कीजिए एग्जांपल लेते हैं किसी टाइगर, अभी प्रेजेंट में मेरे पास टाइगर की जितने भी स्पीशीज है, मुझे सबके अंदर कोई ना कोई डिजीज देखने मिल रहा है। तो ये डिजीज लगातार जनरेशन टू जनरेशन कैरी हो रहा है। ठीक है ना, तो इसे पढ़ने मतलब इसे सही करने के लिए मुझे डीएनए पैटर्न को स्टडी करना पड़ेगा कि ये टाइगर जो है, जो मेरे पास जिस भी स्पीशीज, यानी जिस भी स्पीशीज का टाइगर है, उस टाइगर के अंदर उनके हर एक जनरेशन में क्यों ये बीमारी बार बार अकर हो रही है, आ रही है। तो वो पता लगाने के लिए मुझे डीएनए पैटर्न को स्टडी करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम इस एप्लीकेशन को, इसका एप्लीकेशन यही सारी चीजें हैं। तो हम इन्हें स्टडी इसलिए करते हैं ताकि हम एक तरह से हमारे ऑर्गेनिजम्स को प्रोटेक्ट कर सकें। ठीक है, लिखना शुरू करते हैं इसके लिए।
एक सेकेंड ना, unknown DNA sample with known, ठीक, ये सारी चीजें। अब इसके एप्लीकेशन देखिएगा, यहाँ पे लिखता हूँ। पहला है प्रोटेक्शन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज, preservation of natural resources, थर्ड है आइडेंटिफाइंग डिजीजेस। ठीक, इतना लिख लीजिए। हाँ लिख रहा हूँ। बोलो। ठीक है ठीक है, सही है, सही है भाई, सही है। राइट एंड फास्ट। सो वी विल मूव टू नेक्स्ट पार्ट। द नेक्स्ट पार्ट इज टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। ठीक है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देके हम रुक जाएंगे यहाँ पे। जो हम टेक्सोनॉमी देख रहे हैं, अब इनकी कुछ कैटेगरीज भी होती है। ठीक है, हमने डोमेन तो देख लिया ना, अब उसके बाद हम टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज देखेंगे। टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या होता है? क्लासिफिकेशन जो जनरली एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं होता है, ये हायरार्की में, ये डिपेंड करता है हायरार्की पे। अब हायरार्की क्या होती है सुनिएगा, एक एग्जांपल से आपको हायरार्की का मीनिंग समझाता हूँ। देखिए, हम किसी ऑफिस में काम करते हैं, सपोज ये कोई पर्सन है ऑफिस में काम कर रहा है, ठीक है, वो एक एम्प्लॉय है, ठीक है, उस एम्प्लॉय, एक जनरल एम्प्लॉय है, उस एम्प्लॉय के ऊपर होता है टीम लीडर होता है, टीम लीडर के ऊपर होगा असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर के ऊपर होता है मैनेजर। तो हायरार्की क्या होती है कि मैं अगर एम्प्लॉय हूं तो मैं रिपोर्ट करूंगा मेरे टीम लीडर को, ठीक है, और वो टीम लीडर रिपोर्ट करेगा असिस्टेंट मैनेजर को, और असिस्टेंट मैनेजर रिपोर्ट करता है मैनेजर को। तो ये होती है हायरार्की, यानी लेवल्स, स्टेप बाय स्टेप। तो इसी तरह यहाँ पे हम जितने भी क्लासिफिकेशंस देखेंगे, ये एक हायरार्की बेस्ड होता है। यहाँ पे सभी लोग एक न किसी लेवल पे अरेंज्ड होंगे। ठीक है, देखो, कभी भी एक एम्प्लॉय डायरेक्ट मैनेजर से संपर्क नहीं करता है, कांटेक्ट नहीं करता है, यानी रिपोर्ट नहीं करेगा उसे, अनलेस एंड अनटिल ही इज कॉल्ड अपॉन टू डू सो। ठीक है, वो अपने ऊपर वाले लेवल को रिपोर्ट करेगा। ठीक है, वो ऊपर वाला अपने ऊपर वाले को रिपोर्ट करेगा। तो ये एक हायरार्की मेंटेन होती है, ठीक है, लेवल मेंटेन होता है। तो इसी तरह हम क्लासिफिकेशन में भी हायरार्की देखते हैं। ठीक है, इन विच द स्टेप्स रिप्रेजेंट्स अ रैंक और कैटेगरी। जो हम हायरार्की देखेंगे, वो हायरार्की रिप्रेजेंट्स करता है रैंक या कैटेगरी, उनकी कैटेगरी किस बेस, किस लेवल पे है। रैंक यानी लेवल। ठीक है, आगे अब देख, लिख देते हैं डेफिनेशन पहले।
डेफिनेशन नोट कर लीजिए। यहाँ पे मैं आपको एक सेट कैटेगरी बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक सेट कैटेगरी बताता हूँ, देखिएगा। देखिएगा, किंगडम, जो हम सब जानते हैं किंगडम कुछ होता है करके, देखिए आपने एनिमल किंगडम में पढ़ा है। फिर डिवीजन, फिर क्लास, सब क्लास, ठीक है, सब क्लास हो गया। फिर सीरीज, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज, ये हमारे कुछ कैटेगरीज होती है, ठीक है, जिसमें हम क्लासिफाई करते हैं। यानी अब तक हम जो क्लासिफिकेशन पढ़ते आ रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिजम्स का, वो कुछ इन्हीं कैटेगरीज में हम क्लासिफाई करेंगे। अब यहां से जो आप पढ़ोगे, हम डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और जो हायरार्की होती है, ये कैटेगरीज की जो हायरार्की है, मैं राइट साइड में लिख रहा हूं, आप ये देखना कि वो हायरार्की कैसे हम लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हायरार्की देखते हैं। ठीक है, ये हमारी हायरार्की होती है। और एक बात बता देता हूं आपको मैं, जो हम हायरार्की पढ़ेंगे ना, ये डाउनवर्ड टू अपवर्ड डायरेक्शन में पढ़ेंगे। आपकी बुक्स में अपवर्ड टू डाउनवर्ड दिया गया है, लेकिन एक्चुअली में डाउनवर्ड टू अपवर्ड जाना चाहिए, ठीक है। हम बड़े से छोटे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट टेक्सोनोमिक कैटेगरीज का इंट्रोडक्शन। एंड इसके बाद जो है, हम स्टार्ट करेंगे लाइफ से नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू।